गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम हमारे व्याकरण पाठ्यक्रम से समास शीर्षक का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, समास क्या है? जब दो या अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो नवीन शब्दों का निर्माण है ना, उपसर्ग की सहायता से, प्रत्यय की सहायता से और समास की सहायता से, है ना, नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। तो जब दो या अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। समास शब्द का अर्थ क्या है? समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात समास होने पर शब्दों के बीच की विभक्तियों तथा योजक शब्द और अथवा आदि का लोप हो जाता है, गायब हो जाना, लोप हो जाता है और शब्द का संक्षेपीकरण हो जाता है ना। जैसे राजा का पुत्र का समास क्या होगा? राजपुत्र। राजा का पुत्र का समास राजपुत्र हो जाता है। यहाँ पर राजपुत्र, यहाँ पर का विभक्ति, राजा का पुत्र, है ना। जब आप समस्त पद में राजपुत्र लिखते हैं, यहाँ पर का विभक्ति का लोप हो गया, तो इसका संक्षेपीकरण हुआ किस रूप में? राजपुत्र के रूप में। तो समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात समास होने पर शब्दों के बीच की विभक्ति तथा योजक शब्द और अथवा आदि का लोप हो जाता है और शब्द का संक्षेपीकरण हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र का समास राजपुत्र हो जाता है। प्यारे बच्चों, जब दो शब्दों में हम समास करते हैं तो इन शब्दों में परस्पर कुछ संबंध अवश्य होना चाहिए, है ना। जब दो शब्दों को अपन समस्त पद में लिखते हैं तो उन शब्दों में परस्पर कुछ संबंध अवश्य होना चाहिए। तो समासयुक्त पद को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद किसे कहते हैं? समासयुक्त। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, यहाँ पर समस्त पद है। विग्रह अर्थात अलग अलग करने पर समस्त पद के दो पद बन जाते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। प्यारे बच्चों, पूर्व पद को ही पहला पद और उत्तर पद को दूसरा पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इस उदाहरण से हम समझेंगे। गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद अर्थात पहला पद है और जल उत्तर पद अर्थात दूसरा पद। ठीक है ना प्यारे बच्चों, कभी पूर्व पद प्रधान होता है, कभी उत्तर पद और कभी अन्य पद, है ना। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद किए जाते हैं। इस आधार पर समास के 6 भेद हैं। इस आधार पर समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, और दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा बाहुब्री समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा है दिक्कु समास। प्यारे बच्चों, अब इन समासों को, 6 समासों को एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे। इस क्रम में सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है? इस समास में दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है, इस समास में दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है वह अव्यय का काम करता है। अव्यय यानी अविकारी शब्द। इस समास में दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है वह अव्यय क्रिया विशेषण का काम करता है, इसलिए इसका नाम अव्ययी भाव है। प्यारे बच्चों, अव्ययी भाव समास को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जिस समास का पहला पद प्रधान और अव्यय हो, जिस समास का पहला पद प्रधान और अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान और अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजन्म, जन्म से लेकर, रातों रात, रात ही रात में, है ना। सो इसी क्रम में यथाक्रम, क्रम के अनुसार। ठीक है ना। तो जिस समास का पहला पद प्रधान और अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस क्रम में दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास की क्या विशेषता है? तो तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों शब्दों के मध्य आने वाले विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। दोनों शब्दों के मध्य आने वाली विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है ना। तो हम तत्पुरुष समास को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? जिस समास का उत्तर पद दूसरा पद प्रधान तथा पूर्व पद पहला पद गौण अप्रधान होता है
और पूर्व पद के साथ विभक्ति का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। या जिस समास का दूसरा पद प्रधान तथा पहला पद गौण होता है और पहले पद के साथ विभक्ति का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यह हम तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास को हम इन उदाहरणों से समझेंगे। सबसे पहले समस्त पद यश प्राप्त, यश को प्राप्त, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, रसोई घर, रसोई के लिए घर, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, भारत रत्न, भारत का रत्न, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। यहाँ पर मैंने आपको 6 उदाहरण दिए हैं, ठीक है ना। ये तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। तो तत्पुरुष समास के जो भेद हैं उसके कारक चिन्हों के आधार पर, कारक कितने हैं? 8 है ना। शुरू से हम कर्ता को हटा दें और आखिरी से संबोधन को हटा दें तो बीच के जो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये इससे तत्पुरुष समास, इस प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यहाँ पर जो को विभक्ति है वो कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म तत्पुरुष है। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, कर्ता ने कर्म को करण से, ये करण तत्पुरुष है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, संप्रदान तत्पुरुष है, रसोई के लिए घर, संप्रदान। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ये अपादान तत्पुरुष है। भारत रत्न, भारत का रत्न, ये संबंध तत्पुरुष है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, अधिकरण तत्पुरुष है। तो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। तो कौन कौन से हैं? करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो प्यारे बच्चों, तो तत्पुरुष समास क्या है? जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इस क्रम में तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास की विशेषता है कि इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों ही पद समान स्तर के होते हैं। इस समास के समस्त पद में प्रायः संयोजक चिन्ह है ना, ये जो डेश लगा रहता है और विग्रह करने पर और, एवं, तथा आदि लगा रहता है, ठीक है ना। उसके स्थान पर योजक चिन्ह को हटा देते, विग्रह करने पर और, एवं, अथवा, तथा आदि लगा रहता है। तो हम द्वंद्व समास को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर दोनों के बीच और, या, तथा, अथवा जैसे योजकों का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर दोनों के बीच और, या, अथवा, तथा जैसे योजकों का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो हम इसको संक्षेप में ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास को हम निम्नलिखित उदाहरणों से समझेंगे। जैसे माता पिता, माता और पिता, अन्न जल, अन्न और जल, हार जीत, हार और जीत। इसमें माता पिता दोनों पद प्रधान है, अन्न और जल दोनों प्रधान है, हार जीत दोनों प्रधान है, ठीक है ना। तो पदों की प्रधानता के आधार पर, है ना, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद किए गए हैं। सबसे पहले हमने देखा अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद प्रधान है। दूसरा तत्पुरुष समास, उसमें उसके दूसरे पद प्रधान होते हैं। और हमने देखा तीसरा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इस क्रम में चौथा है बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास क्या है? इसमें दोनों ही पद गौण होते हैं और कोई अन्य पद प्रधान होता है ना, पहले और दूसरे को छोड़कर किसी अन्य पद की ओर जाते हैं। इस तीसरे प्रधान पर पद का ज्ञान संदर्भ से ही होता है ना, उस पद का ज्ञान संदर्भ से ही होता है। तो बहुब्रीहि समास को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते तथा वे किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है।
है ना। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते तो तब वे किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्री समास होता है। बहुब्री समास को हम निम्नलिखित उदाहरणों की सहायता से समझेंगे। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो 10 आनंद, हम वहाँ से हटकर एक तीसरे अर्थ की ओर, एक नवीन अर्थ की ओर जाते हैं, रावण। ठीक है ना। इसी क्रम में महादेव, महान है जो देव, अर्थात शिव जी। महान है जो देव, देव में महान जो है अर्थात शिव जी, एक नवीन अर्थ। इसी क्रम में गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो इस क्रम में बहुब्री समास के बाद इस क्रम में जो पांचवा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या फिर उपमान उपमेय का संबंध होता है। हम सभी विशेषण और विशेष्य समझते हैं, ठीक है ना। जैसे काला घोड़ा, यहाँ पर जो काला शब्द है वो विशेषण है, घोड़ा विशेष्य है, ठीक है ना। अच्छा लड़का, अच्छा यहाँ पर विशेषण और लड़का विशेष्य है, लड़के की विशेषता बता रहे। तो कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। तो हम कर्मधारय समास को कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो अथवा पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो अथवा पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास को निम्नलिखित उदाहरणों की सहायता से हम समझेंगे। जैसे नील गगन, नीला है जो गगन, है ना, गगन की विशेषता बता रहे, वो कैसा है? नीला। महाकाव्य, महान है जो काव्य, काव्य की विशेषता है महानता के बारे में बताते। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता है वो कैसी है? काली, काली मिर्च, है ना। तो यहाँ पर जो बहुब्री समास कर्मधारय समास में हमने देखा कि जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो अथवा पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस क्रम में जो आखिरी है वो है दिग्गु समास, जो छठा है दिग्गु समास। दिग्गु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची पूर्व पद पहला पद और उत्तर पद विशेष्य होता है। इसके अतिरिक्त यह समूहवाची भी होता है। तो हम दिग्गु समास को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, उसे दिग्गु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, उसे दिग्गु समास कहते हैं। जैसे समस्त पद और विग्रह के द्वारा हम समझेंगे। चौराहा, 4 राहों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। तो इस समास में पहला पद क्या है? संख्यावाची विशेषण, 4 5 3, देखो संख्या है। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, उसे दिग्गु समास कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा समास क्या है, समास शब्द का अर्थ क्या है, समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेदों को हमने एक एक करके सीखा। और आज के इस वीडियो में बस इतना।